Okay, today we are going to discuss the physiology of smooth muscles, right? So first we will start with the character or properties of the smooth muscles, right? Okay, the first point is these smooth muscles lack striations, so that's why these are smooth. क्या मतलब है ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने लगा. As you people can see in this diagram, if you people see the skeletal muscle or if you people see the cardiac muscle, you people can see these lines, right? ये लोगों को लाइन नजर आ रही है, इसमें भी है और इसमें भी है. बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल पीपल कांट सी एनी टाइप ऑफ marks or lines, right? These marks or lines are absent in the uh, smooth muscles, right? So that's why these muscles are considered as smooth. And these striations, ये जो striations हैं, ये striations आगे भी हम डिस्कस करेंगे. क्या आपको पता है डिफरेंट प्रोटीन्स होती है मसल के अंदर, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उनकी अरेंजमेंट्स की वजह से ये striations बनती है. तो इनके यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन केस ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, इन केस ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, these proteins like actin, myosin, troponin, tropomyosin, these are highly arranged in the specific manner in case of skeletal and cardiac muscle. So that's why these are striated. मतलब इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म का सीक्वेंस होता है स्केलेटल में और कार्डियक में. बट इन केस ऑफ स्मूथ देयर इज नो you can say sequence or you can say the arrangements. Yes, the right word is arrangement. There is no proper arrangements of these proteins in case of smooth muscle. So that's why these are नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ. इस वजह से इनको स्मूथ कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी जो है ना, हमें जब हम माइक्रोस्कोप की वजह से इनको देखते हैं इनके अंदर कोई भी हमें जो है ना वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते. किसके? एक्टिन के, मायोसिन के, ट्रोपोनिन के, ट्रोपोमायोसिन. और इनको ये जो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ये ट्रोपोमायोसिन है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सार्कोमियर. ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको कंपैरिजन करके भी चलेंगे अदर मसल के साथ, लेकिन मेजर फोकस हमारा किस चीज पर होगा? स्मूथ मसल के ऊपर, राइट? लैक्स स्ट्राइएशन, सो दैट्स व्हाई दीस आर स्मूथ. इसी वजह से इनको स्मूथ कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं है. और वो स्ट्राइएशन कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाती हैं. और वो प्रोटीन्स क्या है, जब प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं तो वो स्ट्राइएशन बनाती हैं. ये दिस सीक्वेंस यू पीपल मस्ट नो कि व्हाई दीस स्मूथ मसल आर कंसीडर्ड एज स्मूथ. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर द इनवॉलंटरी कंट्रोल. ये इनवॉलंटरी कंट्रोल आपको पता है, दीस स्मूथ मसल आर प्रेजेंट इन आवर विसरल ऑर्गन्स. तो ये मतलब जेडी के अंदर होंगे, लंग्स के अंदर होंगे, यूट्रस के अंदर होंगे, ब्लैडर के अंदर होंगे. तो दीज मसल आर नॉट इन आवर कंट्रोल. आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. आप ना तो ब्लड वेसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी विल से. ठीक है ना? आप आई के जो मसल है आंख वाले, ना आप आई के मसल को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है, अपनी मर्जी से. ठीक है, तो ये सारे मसल जो है इनवॉल्यूटरी एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर पाए जाते हैं. इस मसल आर प्रेजेंट इन द ऑटोनॉमिक कंट्रोल. फिर उसके बाद इनका जो डायमीटर है वो 1 से 5 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है इनका डायमीटर. फिर उसके बाद इनका जो लेंथ है वो तकरीबन 20 से 500 माइक्रोमीटर की इनकी लेंथ होती है. ठीक है, दीज आर elongated स्पिंडल शेप एंड न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. देखो ये elongated है. ठीक है, मतलब स्पिंडल शेप्ड है ऊपर से, तो इस तरह करके लंबे. और ये इनका न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस भी आपको नजर आ रहा है सेंट्रली प्लेस्ड है यहाँ पे इनका. ठीक हो गया. फिर उसके बाद फंक्शंस, यू पीपल हैव टू राइट और नोट दीज पॉइंट्स. फंक्शन इंक्लूड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. जैसी बात है, जहाँ पे मूवमेंट्स के काम आएंगे ना, जहाँ पे मूवमेंट्स विसरल ऑर्गन की मूवमेंट की बात होगी तो वहाँ पे स्मूथ मसल इन्वॉल्व होंगे. तो उसके अलावा ये जो है ना वो जो मसल है उनके डायमीटर को भी कम और ज्यादा करते हैं ब्लड वेसल के. ठीक है, सो दीज आर दी सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मूथ मसल, राइट? ओके, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल है और कार्डियक मसल, ये दोनों स्ट्राइएटेड मसल है. कौन से? कार्डियक भी और स्केलेटल भी. बट स्मूथ मसल आर नॉट स्ट्राइएटेड. These are the general characteristics of the smooth muscle. Now we will discuss the types of the smooth muscle, right? Okay, types of the smooth muscles. Basically, there are two types. Of the smooth muscles. One type is multi-unit smooth muscle. One type is multi-unit smooth muscles. First type है independent fiber contraction होती है. As you people can see in this diagram number A. ये डायग्राम नंबर ए है. इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये देखो एवरी फाइबर, ये एक ये फाइबर आपको नजर आ रहा है, एक ये फाइबर नजर आ रहा है, एक ये फाइबर नजर आ रहा है. ठीक है, एक ये वाला फाइबर. ऑल दीज फाइबर्स, क्या? ऑल दीज फाइबर्स आर इंडिपेंडेंट. हर हर स्मूथ मसल का एक फाइबर आपको अलग अलग से नजर आ रहा है, मतलब इनके दरमियान गैप्स भी हैं आप लोगों को नजर आ रहे हैं. तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के अंदर जो है ना ये इंडिपेंडेंट फाइबर्स होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? और ये पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं? ये मल्टी यूनिट, ये एक तो आयरस और आई के अंदर पाए जाते हैं. फिर सिलरी मसल, ये भी आई के अंदर होती है, सिलरी मसल. ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स के अंदर पाए जाते हैं. फिर उसके बाद पाइलो इरेक्टर मसल. ठीक है, ये पाइलो इरेक्टर मसल ना हियर के साथ अटैच होती है. बाल नहीं होता हमारा बाल, ये जो बाल है जिस तरह ये और सर के बाल, उनके साथ ये मसल अटैच होते हैं. और ये तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है.
अगर सिंथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके बालों को खड़ा कर देते हैं, जिसको आप जिसमें वो गूज बम्स आते हैं। तो ठीक है, इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये फॉर एग्जाम्पल हेयर है ना हमारा, इस तरह ये हेयर है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है ना वो अटैच होता है क्या, पाइलो इलेक्ट्रिक मसल, यहाँ पे इस तरह करके बेस के साथ ही अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका सिंथेटिक सिस्टम ऑन होता है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। और इससे क्या हो जाता है, वो आपका बाल जो है ना वो खड़ा हो जाता है, या वो इस तरह स्ट्रेट हो जाता है बाल। पहले इस तरह कर्व होता है ऐसे, फिर ऐसे स्ट्रेट हो जाता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। ओके, फिर इसके बाद नो आई राइट सम पॉइंट्स हियर विद रिस्पेक्ट टू मल्टी यूनिट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ईच फाइबर क्या है, ईच फाइबर, ईच फाइबर इज इनरवेटेड, इनरवेटेड बाय सिंगल न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन। क्या मतलब है इसकी, आप देखो, ये देखो, ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की डायग्राम नजर आ रही है। देखो एक ये मसल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि हर के ऊपर इंडिपेंडेंट, इधर देखो ये यहाँ पे न्यूरॉन आ रहा है। ठीक है, इधर भी इसके लिए भी अलग से न्यूरॉन आ रहा है, इसके लिए भी जो है ना वो अलग से न्यूरॉन आ रहा है यहाँ पे। तो हर के लिए यहाँ पे क्या होता है, अलग से न्यूरॉन होता है। तो ईच फाइबर इज इनरवेटेड बाय सिंगल न्यूरॉन, ईच फाइबर इज इनरवेटेड बाय सिंगल न्यूरॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंट्रोल इज, ये कंट्रोल मतलब ये जो इनका कंट्रोल होता है मेनली बाय न्यूरॉन्स, कंट्रोल इज मेजरली बाय न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या मतलब है कि ये जो स्मूथ मसल होते हैं ना, इनको सिर्फ न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं करते, अदर हार्मोन, पेप्टाइड्स, अदर भी चीजें इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये हम कह सकते हैं कि इनका जो मल्टी यूनिट जो स्मूथ मसल, इनका कंप्लीट कंट्रोल किसके अंडर होता है, ये न्यूरॉन्स के अंडर। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। नेक्स्ट क्या है, सिंगल यूनिट विसरल स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टूगेदर, ये इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये देखो अभी आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे फाइबर जो है एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट प्लेस है। अगर हम इसमें देखें, ये देखो आप लोग को इसमें गैप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो सिंगल यूनिट है या यूनिटरी स्मूथ मसल है, इनके अंदर देखो आप लोग बिल्कुल सारे क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, ऑल द मसल आर कंप्लीटली पैक्ड विद ईच अदर। ठीक है, और फिर देखो ये जो नीचे वाले डायग्राम है, ये जो नीचे वाले डायग्राम है, इसमें आप लोगों को ये ब्लू ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं। दीज ब्लू डॉट्स आर बेसिकली द गैप जंक्शंस। ये मतलब अगर एक मसल जो है ना वो एक्टिवेट होता है तो वो यहाँ से आयंस को अगले के अंदर भेज देता है, फिर ये वाला अगले के अंदर भेज देता है, ये वाला अगले के अंदर भेज देता है। तो इस तरह ये जो है ना ये आपस में गैप जंक्शंस के थ्रू के ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे, मतलब इनके दरमियान गैप जंक्शन पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट थ्रू विच ions can pass। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखो अब ये जहाँ पे जो है ना, ये जहाँ पे गैप जंक्शन है, वहां पर इनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच होती है थोड़ी थोड़ी, किसमें, यूनिटरी समूह मसल में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज एडहेयर एट मल्टीपल, एट मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इनकी सेल मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ एडहेयर हुई होती है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई होती है, और उसी वजह से फिर गैप जंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के आप लोग नजर आ रहे हैं ये गैप जंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्मूथ मसल के अंदर पहले जो है ना वो इंपल्स जनरेट होगी तो वो आगे आगे अगले वाले में ट्रांसफर कर देगा, फिर वो आगे वाला अगले वाले में ट्रांसफर करेगा, इस तरह का आगे। तो ये इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल या यूनिटरी स्मूथ मसल का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही फाइबर होता है, इसका ये मतलब नहीं है। तो ये मतलब है कि ये आपस में हाईली पैक्ड है और सारे एक ही मरतबा काम करते हैं। मतलब जिस तरह मल्टी यूनिट में था ना कि सारे सिंगल सिंगल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसमें इनकी जो अनाटॉमी है वो सिंगल सिंगल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मल्टी में आप लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग आप लोगों को फाइबर नजर आ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी कोई भी फाइबर आपको अलग नजर नहीं आ रहा, सारे फाइबर एक दूसरे के साथ अटैच है।
इसलिए इसको कहते हैं कि ये सिंगल यूनिटरी के तौर पर काम करते हैं। इसलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज सेंसिशियल स्मूथ मसल्स। इनको क्या कहते हैं, सेंसिशियल। सेंसेशन का आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो सेंसेशन का क्या मतलब होता है। दैट्स दीज आर आल्सो नोन एज सेंसिशियल, सेंसिशियल स्मूथ मसल। ठीक है, इनको सेंसिशियल स्मूथ मसल कहते हैं। और इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और बाइल डक्ट के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड वेसल के अंदर पाए जाते हैं, और यूरेटर्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सो यू पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दी टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल, मल्टी स्मूथ मसल एंड यूनिटरी स्मूथ मसल। नाउ कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल, राइट। स्मूथ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल। नो सार्कोमियर्स, नो स्ट्राइएशंस। मैंने आप लोग अभी बताया था पिछले वाले स्लाइड्स में या डिस्कशन में कि ये जो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ये मौजूद तो हैं लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड, इसलिए स्ट्राइएशन नहीं बनाती। ठीक है, एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होती है, एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद इनके अंदर ना डेंस बॉडीज होती हैं इंस्टेड ऑफ जेड लाइन। अब इससे क्या मतलब है, ये मैं आप लोग समझाने लगा हूँ। ये आप लोग अभी उसको मैं समझाने के लिए, ये देखो, ये आप लोग देखो, ये आप लोगों को ये स्मूथ मसल का ना एक स्ट्रक्चर है। आप लोग लेफ्ट में देखो, ये रिलैक्स्ड स्मूथ मसल है, और ये जो राइट साइड वाला है ये कॉन्ट्रैक्टेड है। और ये आप लोग को जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द डेंस बॉडीज। अच्छा, ये डेंस बॉडीज क्या है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर इनके फिलामेंट्स अटैच होते हैं। कौन कौन से फिलामेंट्स, इसमें देख लो, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, और इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन भी होता है, ट्रोपो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन इज also present in smooth muscles, right। नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और प्रोटीन आप लोगों ने सुनी हुई है, एक और प्रोटीन जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन इज एब्सेंट, लिसन एंड रिमेंबर, ट्रोपोनिन इज एब्सेंट इन द स्मूथ मसल, इज एब्सेंट इन स्मूथ मसल्स। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन जो है वो स्मूथ मसल के अंदर एब्सेंट होती है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ये देखो, ये वाला, ये आप लोग अभी आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ड्रॉ भी करें साथ साथ इसको देखो। ये जो डायग्राम नंबर ए है ना, ये वाली, ये बेसिकली है स्मूथ मसल की डायग्राम। और ये मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आप लोग बताना चाहता हूँ। और ये किसकी है जी, ये है स्केलेटल की। ये जो डायग्राम नंबर बी है, ये स्केलेटल की है। मैं अब यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कौन सी, ये डेंस बॉडीज इंस्टेड ऑफ जेड लाइन। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने भी देखना, इसके ऊपर गौर करना है। ये आप लोग अब जो ब्लू कलर के, ये जो आप लोगों को बॉडीज नजर आ रही है, दीज आर बेसिकली द डेंस बॉडीज इन द स्मूथ मसल्स। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं इनके साथ क्या अटैच है, ये देखो, ये डेंस बॉडीज हैं। और आप लोगों को ये वाले जो फाइबर नजर आ रहे हैं, ये वाले फाइबर, these are the actin filaments, ये these are actin filaments, these are actin filaments, and these actin filaments are attached with the dense bodies। और फिर इन actin filaments के साथ आप लोग ये दरमियान में देख सकते हैं, these are basically the myosin filament, these are basically the myosin filament। और ये जो myosin filament है, ये थिक होता है। myosin filament क्या है, थिक है, थिक। the myosin filament is thick, myosin filament is thick। और जो actin filament है, ये थिन है। actin filament क्या है, थिन है। अच्छा, अब क्या होगा, जो मायोसिन फिलामेंट है वो किसके साथ अटैच है, एक्टिन के साथ। और एक्टिन किसके साथ अटैच है, डेंस बॉडीज के साथ। मतलब ये एक फाइबर, जब दूसरे फाइबर स्टार्ट होते हैं तो उनके दरमियान डेंस बॉडीज होती हैं। और फिर इन डेंस बॉडीज, ये डेंस बॉडीज जो है ना, आप ऐसे समझ लो, दिस डेंस बॉडीज आर गोइंग टू एक्ट एज अ पिलर बिटवीन द फाइबर्स। ये किसमें, स्मूथ मसल में। अब इसी तरह, अब डायग्राम नंबर बी के अंदर आ जाओ, इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, थिन फिलामेंट, मायोसिन, ये जो ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर का है, इस डायग्राम नंबर बी में नजर आ रही है। और फिर ये जो रेड कलर का है, ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट, दैट इज बेसिकली मायोसिन। ये क्या है, मायोसिन, मायोसिन। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फिलामेंट है, ये यहाँ पे जेड लाइन के साथ अटैच है। ये देखो, ये देखो, ये जेड लाइन है। ये क्या है, जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन। तो अब यहाँ फर्क क्या है, जो स्मूथ मसल है उनके अंदर जो आपके एक्टिन फिलामेंट है वो डेंस बॉडी के साथ अटैच होते हैं, जो कि पिलर्स हैं। ठीक है, ये इधर इधर एक पिलर, इधर एक पिलर, दरम्यान में फाइबर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जब ये रिलैक्स करते हैं, दूर चले जाते हैं। अब ये जो डेंस बॉडीज हैं, दीज डेंस बॉडीज आर बेसिकली सिमिलर टू द जेड लाइन ऑफ द स्केलेटल मसल। मतलब क्या हुआ कि स्केलेटल मसल के अंदर जो पिलर्स हैं वो जेड लाइन है, जिनके साथ दोनों थिक और थिन फिलामेंट अटैच है। और जो स्मूथ मसल है उनके अंदर जो पिलर्स हैं वो डेंस बॉडीज है। मतलब डेंस बॉडी और जेड लाइन आर पैरेलल इन केस ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। ठीक हो गया, ओके। अब ये डायग्राम भी आप लोगों ने देख लिया, ये डायग्राम ए स्मूथ मसल की है। ठीक है, और ये जो
बी वाले ये स्केलेटल में मैं आपको जेड लाइन के बारे में बताना चाहता था कि जेड लाइन और इसमें जो है ना वो क्या फर्क है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, कि ट्रोपोमायोसिन भी इनके इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन इज आल्सो देयर, और ये ट्रोपोमायोसिन जो है ना ये यहाँ पे अटैच होती है इधर। ट्रोपोमायोसिन भी इधर होती है यहाँ पे। स्मूथ मसल की बात हो रही है, स्केलेटल को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मूथ में। और यहाँ पे क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया जी। अब ये देखो एक और डायग्राम है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये स्केलेटल मसल की है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्केलेटल मसल मसल फाइबर है, उसमें फिर नीचे बताया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ फोकस होगा डिस्कशन पे। ये देखो ये जो एक्टिन वाला फिलामेंट है, ये येलो कलर का जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक्टिन थिन फिलामेंट है। और ये जो साथ में आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये मायोसिन का, ये थिक फिलामेंट है, और इसके ऊपर आप लोगों को हेड भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये देख लो अटैच किसके साथ है, जेड लाइन के साथ अटैच है। कौन, ये एक्टिन वाले फिलामेंट, ये देख लो, ये जो येलो लाइन है, ये देखो ये अटैच है जेड लाइन के साथ। फिर ये वाले देखो, ये भी जेड लाइन के साथ अटैच है। फिर ये देखो ये भी जेड लाइन के साथ अटैच है। फिर ये देखो ये भी जेड लाइन के साथ अटैच है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो ये फिर इन्वॉल्व हो जाती है। ये स्केलेटल मसल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम मैं क्यों बता रहा हूँ, कंपैरिजन करने के लिए कि स्केलेटल मसल में क्या होता है और स्मूथ मसल में क्या होता है। अब स्मूथ मसल के अंदर जो जेड लाइन की जगह पर क्या होती है, डेंस बॉडीज। डेंस बॉडीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ द स्मूथ मसल्स, एंड structure of the smooth muscle. A bit difference with the skeletal muscle. So till you people have any question, you can ask till now. यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया, किसी को कोई एक्सप्लेन करना है दोबारा से, तो वो सब लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। If you people have any question, is there any problem, you people can ask. If you people have any problem, you can ask. Okay, next is the mechanism of smooth muscle contraction, right? In the previous discussion, we talk about the characteristics of the smooth muscles. Then we basically talk about the types of the smooth muscle. Then we discuss the structure, and then it's a mechanism. It's very important, right? So as you will already know, calcium is an ion which is, I have already told you, but it's very important for the biological system, right? And here calcium is going to perform its role in case of contraction of the smooth muscles, right? तो आपको पता है कि जो एक सेल होता है उसमें दो जगह पर कैल्शियम पाया जाता है। किधर कैल्शियम जो है एक सेल के अंदर, कैल्शियम, ठीक है, वो दो जगह पर पाया जाता है। ठीक है, एक तो वो आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। एक किधर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरा किधर पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। किधर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो जगह पर पाया जाता है। ठीक हो गया। और दिस कैल्शियम इज प्ले इट्स रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, कि ये देखिए ये कैल्शियम जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर है। इस कैल्शियम इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और फिर ये वाला कैल्शियम है, इट इज कमिंग फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस कैल्शियम इज कमिंग फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले स्मूथ मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो कैल्शियम की एंट्री होती है यहाँ पे। और वो कौन से, अच्छा यहाँ पे भी एक बात है कि स्मूथ मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम। ठीक है, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम होता है वो स्मूथ मसल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि जो स्मूथ मसल्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इतना डिवेलप्ड नहीं होता कि वो उस कैल्शियम को इधर भेज सके। तो इसलिए मेजर रोल कौन से कैल्शियम को होता है, इस कैल्शियम को, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए भी ये जो कैल्शियम सेल के अंदर है ये खुद ब खुद तो अंदर नहीं आएगा, इसके लिए कोई सिग्नल आएगा। जैसे बात है, इस सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर होगा। ठीक है, ये हम आगे जाके डाउन द रोड डिस्कस करेंगे ये बातों को। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कैल्शियम आगे सेल के अंदर, अब ये कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेगा, कैल मॉड्यूलिन। किसके साथ कंबाइन होगा, कैल मॉड्यूलिन। कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन का, फिर वो कैल मॉड्यूलिन जो है वो आपको पता है एक एंजाइम होता है MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, MLCK। इसको एक्टिवेट करता है कौन, कैल्शियम और कैल मॉड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ये बोलते हैं दिस इज कैम कॉम्प्लेक्स। ये देखो कैल्शियम एंटर्स द सेल एंड बाइंड्स विद द कैलमोडुलिन, दिस पॉइंट, फिर एक्टिवेट्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अच्छा, अब ये इसको एक्टिवेट कैसे करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, आपको पता है ऑलरेडी टू पीपल कि ये इस किस्म का एंजाइम है। जब इसकी डी फॉस्फोराइलेशन होती है, ये जो MLC के है इसमें से फॉस्फेट निकलता है, एक फॉस्फेट यहाँ से दूर चला जाता है, इसमें से डी फॉस्फोराइलेशन होती है, वो कौन करता है, कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये मैंने इसके ऊपर स्टार लगाई, एक्टिव हो गया। अब क्या करेगा, अब ये सेल के अंदर जो ATP पड़ी हुई है ये वहां से कौन, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये वहां से एक फॉस्फेट को लेगा और वो जो हमने कल पढ़ा था एक्टिन मायोसिन, उसमें जो मायोसिन होती है, आप उसके ये हेड नजर आ रही है देखो, दीज आर द हेड्स ऑफ द मायोसिन। ये इस हेड के ऊपर जो है वो फॉस्फेट लगा देता है। जब इसके ऊपर हेड के ऊपर फॉस्फेट लगता है तो अब ये देखो ये हेड नीचे ये एक्टिन आपको नजर आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन इस तरह कपलिंग होती है।
जब ये इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है, कौन? मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ठीक है। और कल हमने एक बात पढ़ी थी कि जो स्केलेटल मसल होते हैं उनके अंदर प्रोपोनिन होता है, उसके साथ कैल्शियम बाइंड होता है, लेकिन स्मूथ मसल के अंदर क्या चीज है? कैलमोडुलिन, जिसके साथ कैल्शियम अटैच होता है। स्केलेटल मसल के अंदर कैलमोडुलिन नहीं पाई जाती, कैलमोडुलिन स्मूथ मसल के अंदर पाई जाती है। ठीक है। कैल्शियम आएगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से, वो बाइंड होकर कैलमोडुलिन के साथ, कैलमोडुलिन आएगी कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स आगे मायोसिन लाइट चेन काइनेज की डीफॉस्फोराइलेशन करेगी। जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये मायोसिन हेड की क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन करेगा। और मायोसिन हेड की जब फॉस्फोराइलेशन, जब इसके ऊपर फॉस्फेट लगता है तो ये फिर इसकी ये अटैच होता है किसके? एक्टिन के साथ। और इस तरह क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। ठीक है। राइट। ओके। अब ये देखो नीचे लिखा हुआ है फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन हेड, तो ये मायोसिन का हेड है ये वाला। ठीक है। इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और फिर ये एक्टिन मायोसिन कपलिंग होती है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। अब ये कैल्शियम कैसे आता है सेल के अंदर, ये हम आगे जब हम रिसेप्टर के थ्रू इसको लिंक करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ स्मूथ मसल, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे रिसेप्टर के साथ ऊपर लाइगेंड अटैच होता है और फिर कैल्शियम की एंट्री और बाद वाला मैकेनिज्म ये वाला होगा। ठीक है। एक्चुअली में जो फिनोमिना स्टार्ट होता है वो कैल्शियम के थ्रू होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। तो ये इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि दो मैकेनिज्म है स्मूथ मसल को रिलैक्स करने की। एक क्या होगा? एक तो ये कैल्शियम जो एक्सोसेल्युलर फ्लूइड के अंदर है ये बाहर चला जाएगा, ये किधर चला जाएगा? बाहर, थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्टर और चैनल। जैसे कि आप लोगों को ये एक्सचेंजर नजर आ रहा है, ये आप लोगों को एक्सचेंजर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये क्या करता है? ये सोडियम को सेल के अंदर लेके आता है और कैल्शियम को सेल के बाहर लेकर जाता है। ठीक है। तो जब स्मूथ मसल ने रिलैक्स करना होता है उसके लिए भी कोई ना कोई सिग्नल आता है। अभी हम सिग्नल को डिस्कस नहीं कर रहे, सिग्नल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ द स्मूथ मसल। अभी हम किस पर डिस्कस करें? अभी हम सिर्फ मैकेनिज्म देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की होती कैसे कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए स्टिमुलस कौन कौन से देखो डाउन द रोड डिस्कस करेंगे। अच्छा। अब जो ये कैल्शियम है ये कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू बाहर चला जाता है, और इसके जरिए और इसी तरह सेल के अंदर जो कैल्शियम का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इस तरह वो कैल्शियम और क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाता है। ठीक है। और इस तरह जो है वो मायोसिन जो है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज उसकी एक्टिवेशन भी नहीं होती। ठीक है। और जो है ना वो मायोसिन हेड की फॉस्फोराइलेशन नहीं होती। ठीक है। और क्या हो जाता है? जो है वो रिलैक्सेशन हो जाती है। दो 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 पॉइंट, एक तो ये कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। फिर यहाँ पे एक और एंजाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। पीछे पीछे क्या था? मायोसिन लाइट चेन काइनेज। यहाँ पे क्या है? मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम है। और इसका काम क्या होता है? जब ये एक्टिव होता है, इसको कौन एक्टिवेट करता है ये हम बाद में देखेंगे। वो भी किसके थ्रू होगा? रिसेप्टर्स के थ्रू होगा। राइट। अब क्या होगा कि मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये आता है और ये मायोसिन हेड के ऊपर जो फॉस्फेट अटैच होते हैं जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज लगाता है, ये इनको हटा देता है। ये देखो ये आप लोग नजर आ रहा है, ये फॉस्फेट यहाँ से निकल गए। अब ये देखो ये जो मायोसिन हेड है ये अब बियर हो गया, अब ये इसके ऊपर फॉस्फेट नहीं है। जैसे मतलब जब इसके ऊपर फॉस्फेट नहीं होगी तो मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते थे वो पूछ रहे हैं आप लोग। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन ही और शी कैन आस्क। दो पॉइंट है रिलैक्सेशन में, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और जब भी कभी किसी भी स्टिमुलस से मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एक्टिवेट होगा तो इसका काम क्या होता है? डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन हेड। जैसे फॉस्फेटेज है ना, ये एंजाइम ये फॉस्फेट को निकालता है। और काइनेज जो है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, दो एंजाइम है। एक है मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो कि मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, और एक है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। मायोसिन लाइट चेन काइनेज जब एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फेट निकालता है मायोसिन हेड के अंदर से। और मायोसिन लाइट चेन काइनेज है जब ये एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फेट अटैच करता है। जब अटैच होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब फॉस्फेट निकल जाएंगे तो रिलैक्सेशन होगी। जी यहाँ तक अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आया होता हाउ what basically happening in case of mechanism of contraction of smooth muscle and mechanism of relaxation of the smooth muscles. जी is control of smooth muscles. ठीक है। In the previous discussion we talk about the contraction mechanism of smooth muscle and how the smooth muscles are going to be relaxed. ठीक है। ये previous discussion में हमने किया था। अब next हमारे पास है control of smooth muscle। तो जो smooth muscles हैं वो चार पैरामीटर्स हैं या चार फैक्टर्स हैं। हम क्या कह सकते हैं? देयर आर फोर फैक्टर्स दोज आर गोइंग टू कंट्रोल द फिनोमिना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। ठीक है। तो पहला जो इसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है दैट इज ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है। एंड यू पीपल ऑलरेडी नो कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें आपको पता है दो सिस्टम है। ऑटोनॉमिक में कितने हैं? दो सिस्टम है। एक है पैरासिम्पथेटिक, एक है पैरासिम्पथेटिक। ठीक है। और दूसरा क्या है आगे? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा है वो क्या है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। एनएस का क्या मतलब है? नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। ओके। फिर उसके बाद अब इनमें से भी आप लोगों ने याद रखना है सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में भी कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है जो क्या है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, ACH एसिटाइलकोलिन। और जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज बेसिकली नॉर एपिनेफ्रिन।
नॉर एपिनेफ्रिन, यहाँ पे मैं इनके एब्रिवेशन लिख रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रोल है स्मूथ मसल का, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। ये मैं यहाँ पे इनके नाम नहीं लिखूंगा, हम आगे जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे उसमें सबके नाम मैं लिखूंगा वहाँ पे। वैसे इसमें ये हम कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन है, ठीक है, उसमें एंजियोटेंसिन है, जिसमें एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोथिलिन एक पेप्टाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद वेसोप्रेसिन है, फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। फिर इस तरह हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है। तो इस तरह अदर रिलेटेड पेप्टाइड्स एंड हार्मोन दोज आर गोइंग टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। फिर उसके बाद लोकल फैक्टर्स हैं। यहाँ में लोकल फैक्टर्स का क्या मतलब है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये एक स्मूथ मसल है, समझाने के लिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि दिस इज स्मूथ मसल, तो इसके ऊपर क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, या तो क्या है, ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर वो इसका कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्सेशन करेगा। फिर उसके बाद इसमें जो है वो अभी मैंने हार्मोन्स के नाम लिए थे, ठीक है। फिर उसी तरह लोकल फैक्टर्स, अब लोकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल इस स्मूथ मसल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर इस स्मूथ मसल के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाए, ये स्मूथ मसल है जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो फिर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा या ये रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये लोकल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह अगर इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, CO2, if the level of CO2 is going to be raised, what will happen, whether this smooth muscle is going to be contract or relax in case of increased level of carbon dioxide, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर ये जो स्मूथ मसल इसके अंदर अगर हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल कि इस स्मूथ मसल के अंदर लोकली अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इट्स मीन दैट द पीएच ऑफ दिस एरिया इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, ठीक है। वो कौन कौन सी रीजन हो सकती हैं जो इसकी पीएच बढ़ा सकती हैं, ये हम डाउन द रोड डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे ना लोकल फैक्टर्स, राइट। तो फिर उसके बाद अगर इस सेल के अंदर जो है वो, ये आपको पता है स्मूथ मसल है और हर आपको पता है कि डिफरेंट चैनल्स होते हैं मसल के ऊपर, इसी तरह अगर इसके ऊपर चैनल हो और वो चैनल हो स्पेशली potassium channel, which will क्या हो potassium channel, so this potassium channel, if in this smooth muscle this specific potassium channel is going to be open, definitely as we will already know, potassium is in excess in the intracellular fluid, तो क्या होगा, जैसे ही ओपन होगा चैनल, ये पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फिर एक इफेक्ट आएगा, इधर दिस स्मूथ मसल इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इन बिकॉज ऑफ दिस लोकल इफेक्ट, यहाँ ये भी लोकल इफेक्ट कंसिडर होते हैं। फिर इसी तरह अगर इस स्मूथ मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाए, किसका, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो फिर क्या होगा, ठीक है। फिर इसी तरह इस स्मूथ मसल के अंदर अगर एडिनोसिन, क्या है, इस स्मूथ मसल के अंदर अगर एडिनोसिन का लेवल ज्यादा हो जाए किसी वजह से, एडिनोसिन, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो दीज आर द लोकल फैक्टर्स दोज आर गोइंग टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, राइट। तो ये तीन फैक्टर्स। अब चौथा फैक्टर क्या है, स्ट्रेच। द फोर्थ फैक्टर इज स्ट्रेच। क्या मतलब है कि अगर एक, जिस तरह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था क्लास के अंदर भी, कि अगर एक खास जिस कहते हैं ना लेवल तक अगर हम स्मूथ मसल को स्ट्रेच करें ना, तो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये स्ट्रेच है। अब स्ट्रेच की वजह से भी क्या होता है स्मूथ मसल के अंदर, जब फॉर एग्जाम्पल अगर GI टी स्मूथ मसल है ना, जब हम खाना खाते हैं तो वो जाते हैं GI टी के अंदर, तो वहाँ पे जो ट्रैकिया और जो स्टमक और उसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारे स्मूथ मसल है, जब इनके अंदर खाना जाते हैं तो ये स्ट्रेच करते हैं। जब ये स्ट्रेच करते हैं ना, तो इनके जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये स्मूथ मसल था कोई GI टी का, तो क्या होता है, ये जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस सेल मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज्ड बाय इटसेल्फ ड्यू टू स्ट्रेच। जब ये डीपोलराइज होगी तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की एंट्री होगी, मतलब स्ट्रेच की वजह से भी डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब डीपोलराइजेशन होगी इस स्मूथ मसल की, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये वो मेजर फैक्टर्स हैं स्मूथ मसल के, जो कि इनको क्या कर सकते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर इसी तरह अगर हम इफ वी कंपेयर दिस स्मूथ मसल्स विद द स्केलेटल मसल, ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, वो सिर्फ सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, जो स्केलेटल मसल है हमारे, क्या है, स्केलेटल मसल्स, एस के का क्या मतलब है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जो है, ये सिर्फ नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में भी आपको पता है, यू विल नो दिस इज कम्स अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। और जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। और स्केलेटल मसल के अंदर मेजर जो रोल होता है ना, वो
नर्वस सिस्टम का होता है। कोई ऑटोनॉमिक वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑटो पे, ये तो इनवॉलंटरी के लिए है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। हार्मोन्स का बहुत ही कम इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा स्ट्रेच का भी इतना नहीं होता, और जो लोकल फैक्टर्स है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। तो ये आप लोग नजर में रखना कि जो मेजर इफेक्ट है स्केलेटल मसल के ऊपर, वो सिर्फ सोमैटिक नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। और स्मूथ मसल की अगर हम बात करें तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट होने का क्या मतलब है, इधर दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है। फिर इस तरह ये मेजरली हार्मोन से भी इफेक्ट होते हैं, फिर इस तरह ये लोकल फैक्टर से भी इफेक्ट होते हैं, और ये स्ट्रेच से भी इफेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो ये था कंट्रोल। फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अच्छा ओके। अब ये देखो, अब जाहिर सी बात है कि जो स्मूथ मसल है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो गए थे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, और फिर उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, जाहिर सी बात है। अब ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम नंबर ए है, और आपको पता है कि ये यूनिटरी स्मूथ मसल की है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, ये जो डायग्राम नंबर बी है, ठीक है। और ये जो आपको डायग्राम नंबर सी नजर आ रही है ना, दिस इज रिलेटेड टू दी स्केलेटल। हम थोड़ा सा ना, मतलब पहले भी मैं कंपैरिजन थोड़ा बहुत कर रहा था स्केलेटल के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जब ये ऑटोनॉमिक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं ना, दोनों मसल्स, ये स्केलेटल भी और स्मूथ भी, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं इनके। वो क्या डिफरेंसेस हैं, कि जो स्मूथ मसल है ना, जो स्मूथ मसल है, इनमें जो अब देखो, ये अब आपको ऊपर न्यूरॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं, क्या नर्व फाइबर्स, किस केस में, स्मूथ मसल में, नर्व फाइबर्स इन स्मूथ मसल्स, नर्व फाइबर इन स्मूथ मसल्स, नर्व फाइबर्स इन स्मूथ मसल्स, ये ब्रांच्ड होते हैं, मतलब एक से एक निकलते हैं, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड और डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज्ड, ब्रांच्ड एंड डिफ्यूज, ये देखो जैसे कि आप लोगों को नजर भी आ रहा है, ठीक है। क्या नर्व फाइबर इन स्मूथ मसल्स आर बेसिकली ब्रांच्ड डिफ्यूज, क्या मतलब, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल एक नर्व फाइबर आ रहा है तो ये कनेक्ट है अगले के साथ भी, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये एक जंक्शन बनाता है, ये देखो ये एक जंक्शन है, ठीक है। पहले एक था, फिर वो उसी के साथ डिफ्यूज हुआ आगे वाले के साथ, फिर आगे जंक्शन बना, फिर इसी तरह ये जंक्शन बना रहे हैं। तो ये जो जंक्शन होता है ना, दिस जंक्शन, क्या दिस जंक्शन इन केस ऑफ स्मूथ मसल विच इज डिफ्यूज्ड, ये बात याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि स्मूथ मसल के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए जो कंट्रोल हो रहे हैं स्मूथ मसल, उनमें जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो डिफ्यूज होते हैं, ब्रांच होते हैं, और वो जो जिन पॉइंट्स के ऊपर आपस में मिले हुए हैं, ये देखो जहाँ जहाँ पे आप लोग को ये ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस डॉट्स एंड दिस bulged area is basically a junction, and this junction is known as varicosities। क्या बोलते हैं इसको, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक न्यूरॉन वेरिकोसिटी, नजर आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये डिफ्यूज न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और एट डिफरेंट पॉइंट्स दीज आर गोइंग टू फॉर्म वेरिकोसिटी। अच्छा, अब ये वेरिकोसिटी है क्या बेसिकली, ये वेरिकोसिटी जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बार क्लास में बताया था कि नर्व फाइबर होता है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे उसके वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होता है, ये उसी तरह की वेरिकोसिटी है, या उसी तरह का एक जंक्शन है, ठीक है। स्मूथ मसल के अंदर डिफ्यूज न्यूरॉन्स जब आपस में मिलते हैं, और उसमें जो जिस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस जगह को वेरिकोसिटी कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये ग्रीन कलर के आप लोगों को जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर है स्मूथ मसल के अंदर, जो कि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन है, और सिम्पैथेटिक के केस में क्या है, नोरेपिनेफ्रिन है। ये जहाँ से रिलीज होगी फिर अकॉर्डिंगली हमें रिस्पांस मिलेगा, या तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्स होगी, ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्स होगी, डिस्कस डाउन द रोड आगे भाई क्या होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो जंक्शन है ये वेरिकोसिटी होती है इन केस ऑफ स्मूथ मसल। और इसी तरह अगर हम स्केलेटल मसल के केस में देखें, तो इसको, ये देखो ये स्केलेटल मसल है, ये क्या स्केलेटल मसल, इस स्केलेटल मसल में ये जो न्यूरॉन आ रहा है स्केलेटल मसल के ऊपर, इसको बोलते हैं न्यूरॉन एंड प्लेट। ये जो जहाँ पे ये आगे आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन एंड प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन एंड प्लेट। मतलब जिस जगह पर आके न्यूरॉन वो आ रहा है, और जिस जगह पे एंड हो रहा है आके, इसको न्यूरॉन एंड प्लेट कहते हैं। और इस न्यूरॉन एंड प्लेट के अंदर, एंड प्लेट के अंदर जो ये नर्व टर्मिनल है ना न्यूरॉन, ये वाला नर्व टर्मिनल और ये वेरिकोसिटी, ये दोनों एक ही चीज है। क्यों, क्योंकि स्मूथ मसल के अंदर जो वेरिकोसिटी है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और जो स्केलेटल मसल के अंदर जो नर्व टर्मिनल है जिसको न्यूरॉन एंड प्लेट कहते हैं उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये मतलब क्या हुआ यहाँ पे यार, सारी जो कहानी है इसका क्रक्स क्या है, कि स्मूथ मसल के ऊपर और स्केलेटल मसल के ऊपर जो न्यूरॉन्स है ना, उनके जिस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, वेरिकोसिटीज कहते हैं स्मूथ मसल के अंदर, और स्केलेटल मसल के अंदर उसको क्या कहते हैं, नर्व एंड प्लेट, ठीक है। अब एक और बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में, क्या, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये जो वेरिकोसिटीज है ये स्मूथ मसल के अंदर इन्वेजिनेट नहीं हुई हुई। देखो, अगर आप लोग देखते हो ना, ये स्केलेटल मसल के अंदर, ये देखो न्यूरॉन जो है ना वो मसल के अंदर घुसा हुआ है, ये देख लो आप लोग, ये देखो ये न्यूरॉन है ना, ये, और ये अंदर घुसा हुआ है मसल के अंदर। लेकिन अगर आप लोग देखोगे स्मूथ मसल के अंदर, तो ये न्यूरॉन मसल से बहुत दूर है, ऊपर है,
न्यूरॉन और ये जो ब्रांच डिफ्यूज न्यूरॉन है ये मसल से ऊपर है, लेकिन जब आप लोग देख सकते हो स्केलेटल मसल में वो न्यूरॉन की एंड प्लेट है वो स्केलेटल मसल के सेल के अंदर घुसी हुई है। देखो ये देखो ये पूरी अंदर घुसी हुई है। तो ये भी इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि स्मूथ मसल के अंदर जो एंड प्लेट है या सॉरी जो वेरिकोसिटी है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर रहती है। देखो यहाँ पे गैप है, ये देखो ये गैप है स्मूथ मसल और वेरिकोसिटी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की तो जो नर्व एंड है जो एंड प्लेट है न्यूरॉन एंड प्लेट वो स्केलेटल मसल के अंदर घुसी हुई है, मतलब अंदर इनविजिनेट दूर अंदर तक यानी वो इंसर्टेड है। ठीक है, तो ये भी इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, कि जो स्केलेटल मसल की जो नर्व एंड प्लेट है वो अंदर तक इंसर्टेड है और जो स्मूथ मसल में जो न्यूरॉन्स ऊपर मौजूद होती हैं वो इंसर्टेड नहीं होते बल्कि वो कुछ गैप पर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ना ये एक मेजर डिफरेंस था ये इन दोनों के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। क्या मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब ये देखो ये न्यूरॉन है और ये नीचे मसल है, एक तरफ स्मूथ मसल है एक तरफ स्केलेटल मसल है, राइट। एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो स्मूथ मसल है उसके अंदर जो डिफ्यूज न्यूरॉन है वहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिस जगह पे पाया जाता है उसको वेरिकोसिटी कहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्केलेटल मसल के अंदर वो जो न्यूरॉन और स्केलेटल मसल का जो जंक्शन है, ठीक है, उसको नर्व एंड प्लेट कहते हैं। स्मूथ मसल के अंदर वेरिकोसिटी गैप पर मौजूद होती है, वो डिफ्यूज नहीं होती स्मूथ मसल के अंदर। स्केलेटल मसल के अंदर नर्व एंड प्लेट होती है ना वो इंसर्टेड होती है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस। अच्छा, एक और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो शीट ऑफ स्मूथ मसल है, ये देखो नीचे, ये देखो ये शीट ऑफ स्मूथ मसल है। देखो मसल एक दूसरे के साथ अटैच है, आपको पता है यूनिटरी स्मूथ मसल है। और नीचे में भी इस तरह की हर जो है ना न्यूरॉन को अलग से फाइबर मिल रहा है। स्मूथ मसल में हर मसल को अलग से फाइबर नहीं मिलता, लेकिन स्केलेटल मसल में हर मसल को अलग से फाइबर मिलता है। ठीक है, हर मसल के लिए अलग से फाइबर हो। लेकिन इसमें देखो इसमें डिफ्यूज्ड है, आपस में न्यूरॉन की वेरिकोसिटीज मिली हुई हैं, लेकिन स्केलेटल मसल में जो एंड प्लेट है वो मिली हुई कहीं भी नहीं होती। हर न्यूरॉन के ऊपर अलग से एक एंड प्लेट होगी और वो उसके अंदर इंसर्टेड होगी। जाहिर सी बात है जब वहाँ पे इंसर्टेड होगी तो वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। तो स्मूथ मसल के अंदर वो कनेक्ट है क्योंकि वो गैप पर है। तो ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अलग से डिस्कशन स्टार्ट हो गई। वो क्या डिस्कशन है कि जो स्मूथ मसल है उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर लिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इस स्लाइड के अंदर कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में जो न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, सिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो नॉरएपिनेफ्रिन है। तो इसलिए जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो एक तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर। और दूसरी डिपेंड करती है रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, अब देखो एसिटाइलकोलिन आपको पता है एक जनरली कंसिडर होता है कि ये एक एक्साइटेटरी न्यूरो है। ठीक है, और जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वो भी इसी तरह कंसिडर होती हैं। लेकिन असल में डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि रिसेप्टर कौन सा है। ठीक है, अगर तो एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाके इनहिबिटरी रिसेप्टर के ऊपर तो स्मूथ मसल इनहिबिट हो जाएगा। और अगर जो एसिटाइलकोलिन किसी इनहिबिटरी रिसेप्टर के ऊपर जाके लगी तो स्मूथ मसल इनहिबिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट, पहले हमने एएनएस, अब यहाँ पे हमने एएनएस को देख लिया है पिछली वाली स्लाइड में। इस वाली स्लाइड में हमने किसको देख लिया, एएनएस। मतलब एक जो नर्व फाइबर था वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आ रहा था यहाँ पे, तो उसने इस तरह इसको इफेक्ट किया। ठीक है, और एक तरह से कौन सा फाइबर आ रहा था, वो फाइबर आ रहा था सिम्पैथेटिक सिस्टम का, उसने यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज किया था। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई थी तो इसने ये वाला काम दिया था। और इस टाइप अपने रिसेप्टर से, अब ये रिसेप्टर कौन सा है कोई भी हो सकता है, वी विल डिस्कस डाउन द रोड थिंग्स। ठीक है, ये भी आप लोग जनरल सी बातें याद रखो। अब डीपर डिस्कशन तब होगी जब हम एएनएस पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। ठीक है, और ये यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड करेगी इधर, तो इधर किसने बाइंड किया, नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे। तो ये सारा फिनोमिना चला। ओके, अब हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पे भी इसी तरह की मिलती जुलती बातें हैं। अब अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बातें पहले समझते हैं। जो स्मूथ मसल होते हैं ना, जो स्मूथ मसल होते हैं उनके बाहर ना एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। उनके बाहर क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ पे इस तरह करके। ठीक हो गया, ये बातें आप लोगों ने साथ साथ याद रखनी है, एंडोथेलियल सेल भी होते हैं। अब यहाँ पे हम साथ साथ हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम लोकल फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो होते हैं ना एंडोथेलियल सेल, क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल। ये है एंडोथेलियल सेल, ये जो अभी मैंने बार बनाया ये है इसका न्यूक्लियस एंडोथेलियल सेल का। ठीक है, एंडोथेलियल सेल, राइट।
इस एंडोथेलियल सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं ENOS। क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियल, इसको क्या हम बोलते हैं? एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इस एंजाइम का नाम है। इसका क्या नाम है? एंडोथीलियल, एंडोथीलियल। ये जो एंजाइम है, ये जो यहाँ पर मौजूद है, आप लोग ऐसे समझ लो कि ये वाला एंजाइम है, ये पिंक कलर का जो मैंने बनाया है, और इसका नाम क्या है? ENOS। ENOS का क्या मतलब है? एंडोथीलियल, क्या नाम है? एंडोथीलियल नाइट्रिक, क्या नाम है? एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? आपको पता है, आपके हर सेल के अंदर अमीनो एसिड होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो एंडोथेलियल सेल है ना, इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है, उसको हम कहते हैं आर्जिनिन। उसको क्या कहते हैं? आर्जिनिन। आर्जी आर्जिनिन नाम क्या है? आर्जिनिन। अमीनो एसिड का नाम है आर्जिनिन। आर्जिनिन, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, जो कि हर सेल के अंदर भी पाया जाता है, इसके अंदर भी पाया जाता है, एंडोथेलियल सेल के अंदर। तो ये जो अपॉन स्टिमुलेशन, ये जो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड एंजाइम है ना, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है, जब ये एक्टिवेट होता है ना, तो ये क्या करता है? ये इस आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो NO है ना, NO, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड। एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है, वो एंडोथेलियल सेल के अंदर पाया जाता है। जब इसको स्टिमुलेट किया जाए, तो ये आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रोलिन के अंदर। किसमें? सिट्रोलिन हम इधर बनाते हैं, यहाँ नहीं बनाते। आर्जिनिन, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में आपको पता है अमीनो एसिड है, सिट्रोलिन। क्या है? सिट्रोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिट्रोलिन। ये भी एक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन भी एक अमीनो एसिड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड, याद करो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज़ है? याद आ रहा है? जो कि हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर पढ़ा था, इसकी स्पेसिफिकेशन। तो ये वही वाली चीज़ है जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है, ठीक है। और मेजर इसको हम जो है ना, वो लोकल मीडिएटर के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं। वैसे ये किसी किसी जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम कर सकता है ब्रेन के अंदर। याद करो, जब हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े, मैंने आपको बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वही वाला नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड आगे एक एंजाइम होता है, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली एक्टिवेट एंड अदर एंजाइम। वो एंजाइम भी इधर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और इस एंजाइम को हम कहते हैं गुआनालाइल साइक्लेज। क्या कहते हैं? गुआना गुआनालाइल साइक्लेज एंजाइम है। साइक्लेज एंजाइम, गुआनालाइल साइक्लेज। जिस तरह एडिनालाइल साइक्लेज नहीं है, उसी तरह ये भी एक एंजाइम है, इसको कहते हैं गुआनालाइल साइक्लेज। और ये दो जगह पर मौजूद होता है। एक तो साइटोसोल के अंदर ये सॉल्युबल होता है, यहाँ पे जैसे कि अभी साइटोसोल के अंदर मौजूद है। और एक ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सॉल्युबल गुआनालाइल साइक्लेज है, ये सेल मेम्ब्रेन वाला नहीं है। सेल मेम्ब्रेन वाले का और काम होता है, और उसको और चीजें एक्टिवेट करती हैं। इसको कौन एक्टिवेट करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? आर्जिनिन से, ठीक है। और ये किसको एक्टिवेट करता है? गुआनालाइल साइक्लेज को। इसके साथ अटैच हो जाता है आगे नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड विद द गुआनालाइल साइक्लेज। और फिर ये गुआनालाइल साइक्लेज क्या करता है? याद करो, जिस तरह एडिनालाइल साइक्लेज ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है ना, ये गुआनालाइल साइक्लेज GTP को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? GTP को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। दिस CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या? साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर ये जो CGMP होता है, इसको CGMP पाथवे भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? CGMP पाथवे। दिस CGMP इज गोइंग टू एक्टिवेट एन अदर एंजाइम, उसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज G। जिस तरह प्रोटीन काइनेज A होता है, उसी तरह प्रोटीन काइनेज G भी होता है, ठीक है। इस उसको कौन एक्टिवेट करता था? साइक्लिक AMP। इसको कौन एक्टिवेट करता है? साइक्लिक GMP, ठीक है। और उसी तरह जो प्रोटीन काइनेज G है, प्रोटीन काइनेज G, ये भी मायोसिन MLCK, मायोसिन लाइसिन काइनेज की क्या कर देते हैं? फास्फोराइलेशन।
इसके ऊपर फॉस्फेट लगा देते हैं। और आपको तो मैसिन फॉस्फ काइनेज की जब फॉस्फोराइलेशन इनएक्टिव होता है, जब ये इनएक्टिवेशन होता है ना, तो रिलैक्सेशन होती है। बाकी कहानी मैंने अभी पीछे दोहराई है। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन तो आप लोगों ने याद रखना है। आप देखो कैसे ये रिलैक्सेशन कर रहा है, अभी हम स्टोरी पीछे पढ़ के आ गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब भी मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फॉस्फोराइलेशन होगी, या तो प्रोटीन काइनेज जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा है, देखो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करके इसको इनएक्टिव कर रहा था। क्या कर रहा था? इनएक्टिव। इसी तरह इस स्लाइड में जब साइक्लिक जीएमपी जो है, जब वो प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करती है, और प्रोटीन काइनेज जी आगे जो मायोसिन लाइट काइनेज को फॉस्फोराइलेट करके इनएक्टिव करता है, तो ये इनहिबिट हो जाता है। जब ये इनहिबिट होता है तो ये मायोसिन लाइट की फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकता, ये रिलैक्सेशन हो जाती है। तो याद रखना है आप लोगों ने, स्मूथ मसल के ऊपर जब भी कभी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन होगी। ठीक हो गया? तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करता है। ये एंडोथेलियल नाइट्रोसाइड डिफरेंट स्टिमुलस की वजह से एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे डाउन द रोड चीज़ों को। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो एक पाथवे था और इस पाथवे का क्या नाम है? CGMP पाथवे। CGMP कहाँ से? साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक हो गया? ओके। अब दूसरी साइड में हम आ जाते हैं, हार्मोनल कंट्रोल। क्या है? हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ पे हम जिस जिस हार्मोन के नाम लेंगे, उस में सबसे पहले हमारे पास एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंजियोटेंसिन 2। किसकी बात करेंगे? एंजियो, अच्छा इसमें हार्मोन और पेप्टाइड भी है, हार्मोन एंड पेप्टाइड। एंजियोटेंसिन 2। ठीक हो गया? फिर उसके बाद एंडोथिलिन। उसके बाद क्या है? एंडोथिलिन। एंडोथिलिन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? वैजोप्रेसिन। क्या है? वैजोप्रेसिन। फिर उसके बाद क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये पेप्टाइड और हार्मोन मिक्स्ड है। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन और मिक्स्ड। ऑक्सीटोसिन। राइट, फिर उसके बाद क्या है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन। फिर उसके बाद क्या है? हिस्टामिन। देयर आर अदर केमिकल्स एज वेल। हिस्टामिन। ठीक हो गया? अब जाहिर सी बात है, ये सारे हार्मोन है, और ये जाहिर सी बात है लाइगेंड का काम करते हैं। ये सारे हार्मोन किस चीज़ का काम करते हैं? लाइगेंड का। और ये अपना काम कैसे करते हैं? बाय बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स। बाय बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। तो जो एपिनेफ्रिन है, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। जिस तरह एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर। किसके? एपिनेफ्रिन के। ठीक है, फिर इसी तरह जो एंजियोटेंसिन है, इसके भी रिसेप्टर हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिन या AT1 रिसेप्टर। ठीक है, जिनका स्मूथ मसल के ऊपर रोल है, और भी इसके टाइप्स हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ये वन है, जो कि स्मूथ मसल के अंदर होते हैं, जो कि किधर होते हैं? स्मूथ मसल के अंदर। फिर उसके बाद एंडोथिलिन है। फिर उसके बाद क्या है? एंडोथिलिन, और इसके भी रिसेप्टर हैं। इसके रिसेप्टर हम कहते हैं एंडोथिलिन ET1 रिसेप्टर, इसको कहते हैं। क्या नाम है इसका? ET1 रिसेप्टर। फिर उसके बाद वैजोप्रेसिन, इसके भी रिसेप्टर हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वैजोप्रेसिन 1A रिसेप्टर। वैजोप्रेसिन ए वैजोप्रेसिन A1 A, सॉरी 1A सॉरी, वैजोप्रेसिन 1A रिसेप्टर है। ठीक है, क्योंकि देखो वैल्यूप्रेशन V1 रिसेप्टर है और V2 रिसेप्टर है। ठीक हो गया? तो इनमें से जो वैल्यूप्रेशन V1 आगे, उसमें फिर दो टाइप्स हैं, V1A और V1B। यहाँ पे जिसका रोल है वो V1A है। ठीक है, इसी तरह फिर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन, इसके भी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ठीक है, इस तरह फिर सीरोटोनिन के भी रिसेप्टर्स हैं। इस तरह सीरोटोनिन के भी, इनमें से जो स्मूथ मसल के अंदर जिनका रोल होता है, उनको हम कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। आपको पता है, आपने सीरोटोनिन के रिसेप्टर पढ़े हैं। ठीक है, 5-HT2 रिसेप्टर है। फिर इस तरह हिस्टामिन है। ठीक है, इसके भी आगे रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर। ठीक है, और H2 रिसेप्टर्स, एंड H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर्स। ओके, एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हार्मोन्स, राइट, जिसमें हमने बात की एपिनेफ्रिन की, एंजियोटेंसिन 2 की, फिर एंडोथिलिन की। ये हार्मोन भी है, पेप्टाइड्स भी हैं अंदर कुछ। ठीक है, कुछ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। ठीक है, तो ये जनरल से इनका इफेक्ट हमें देखना स्मूथ मसल के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो एपिनेफ्रिन और एंजियोटेंसिन, एंडोथिलिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये
अपने रिसेप्टर्स के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। जैसे एपिनेफ्रिन के अल्फा और बीटा रिसेप्टर हैं, एंजियोटेंसिन के एंजियोटेंसिन वन रिसेप्टर हैं, फिर एंडोथिलिन के एडीटी ए रिसेप्टर हैं, वैसोप्रेसिन के V1A हैं, फिर इसके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर हैं, फिर सेरोटोनिन के 5HT2 जो कि स्मूथ मसल में जिनका रोल होता है। वैसे तो आपको पता है इसके 13 किस्म के रिसेप्टर हैं, लेकिन स्मूथ मसल में इनका जिनका रोल है वो यहाँ पे डिस्कस है। फिर हिस्टामिन इसके H1 H2 हैं, ठीक है। वैसे आगे और भी हैं H3 H4, लेकिन स्मूथ मसल में इनका रोल है। और भी इनके रिसेप्टर्स हैं, लेकिन जिन जिनका स्मूथ मसल के अंदर रोल है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आप लोग ये देख लो कि ये देखो एंजियोटेंसिन 1 जो है रिसेप्टर, ये GQ सिस्टम है इसका, GQ सिस्टम, ठीक है। और अभी हमने ये पीछे वाली स्लाइड में GQ का पास देख लिया। देखो GQ में हमारे पास जो है वो जी अल्फा क्यू, फिर PLC, फिर PIP2, फिर डैग IP3, डैग आपको पी के सी को, फिर कैल्शियम एंटी कैल्शियम कैलमाडुलिन MLC के फास्फोरिलेशन मैशन हेड और ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सेम कहानी चलेगी उसमें भी, ठीक है। फिर इसके जो एंडोथिलिन है, ठीक है, इसके भी GQ सिस्टम वाले रिसेप्टर है, इसके भी GQ सिस्टम वाले स्मूथ मसल के ऊपर। फिर वैसोप्रेसिन जो है इसमें जो इसके इसके भी GQ सिस्टम है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। मतलब जब एंजियोटेंसिन 2 जब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्टिवेट करे बाइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। एंडोथिलिन का भी सेम है, वैसोप्रेसिन का भी सेम है, ठीक है। इस तरह ऑक्सीटोसिन जो है ये इसके यूट्रस के ऊपर होते हैं रिसेप्टर, ठीक है, और वो भी GQ सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जब ये GQ सिस्टम हर जगह पर ऑन होगा तो हर जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, किसी जगह पे रिलैक्सेशन भी हो सकती है, किसी जगह पे रिलैक्सेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फिर सेरोटोनिन इस तरह है, इसके भी यानी वो जो रिसेप्टर हैं जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो GQ सिस्टम के साथ, ठीक है। इस तरह हिस्टामिन जो है ये इसके जो H1 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये GQ सिस्टम के साथ है, ठीक है। और ये जो है ये स्मूथ मसल के ऊपर रिलैक्सेशन करते हैं, क्या करते हैं, रिलैक्सेशन। तो इन्हीं में से कुछ रिसेप्टर होंगे जो कंट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, और कुछ क्या होंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर तो रिलैक्सेशन होगी तो ये रिसेप्टर है, ये GQ सिस्टम है, आपको बताइए। तो आगे आपको बताया PLC, क्या है PLC, फिर उसके बाद IP3, ठीक है, और डैग, ये अभी सारा मैकेनिज्म पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, इन दोनों की वजह से कैल्शियम का लेवल, ये कैल्शियम कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, कैम के साथ, किसके साथ, कैम के साथ, कैम। अच्छा, अब जब कभी अगर ये GQ सिस्टम ऑन हो, ठीक है, और वो एंडोथीलियल सेल्स हो, जिस तरह ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स होती है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, एंडोथेलियल सेल। तो अगर ब्लड वेसल के अंदर कभी रिलैक्सेशन होनी हो, अच्छा, ये उस सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पे क्या होगा, ठीक है। जिस तरह ब्लड वेसल के ऊपर अगर कभी GQ सिस्टम ऑन हो तो रिलैक्सेशन होती है, कैसे, उसमें ये वाला मैकेनिज्म चलता है सारा, PLC IP3 डैग कैल्शियम कैम। लेकिन फिर ये कैम जो है वो वहां पे जो है ना वो मायोसिन लाइट काइनेस कुछ नहीं करता, वो अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा ये कैम कैल्शियम कैलमाडोलिन कॉम्प्लेक्स, और ये जाके इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये किस केस में होता है, जब GQ सिस्टम ऑन हो ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है, और वो हो स्पेशली लाइगेंड कौन सा हो, वो हो हमारे पास एसिटाइलकोलिन, ठीक हो गया। और ये देखो फिर इसके बाद कौन सा मैकेनिज्म चल जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, अर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड, गुआनाइल साइक्लेज, साइक्लिक की पीके, प्रोटीन काइनेज जी, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इस तरह अगर एंडोथिलिन हो, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे आके अटैच होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब इसमें जब एंडो, अब ये देखो लाइगेंड पे डिपेंड कर रहा है, मसल सॉरी सेल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और रिसेप्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया ना। तो अब जब एंडोथिलिन आगे जब कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो क्या होगा, PLC IP3 कैल्शियम कार्बाइड, अब उसके बाद ये वाला कैम के बाद ये वाला मैकेनिज्म चलेगा, ये वाला, दिस पाथवे विल बी एक्टिवेटेड अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह मल्टीपल फैक्टर्स है ना जो यहाँ पे आके इन चीजों को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इस तरह वैसोप्रेसिन जो है इसकी भी GQ सिस्टम, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये कुछ जगह पर कॉन्ट्रैक्शन, कुछ जगह पे, इस तरह हिस्टामिन भी है जो है वो कुछ जगह पे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह अगर तो जो हिस्टामिन है वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे होगी, किस पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि वहां भी ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ये ब्लड वेसल के ऊपर हो वहां पे भी स्मूथ मसल है, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन करती है। सॉरी, ये इधर नहीं लिखा है, ठीक है। अगर किधर हो, सॉरी, हाँ, ब्लड वेसल के ऊपर हो तो ये क्या करती है, रिलैक्सेशन। तो इस तरह देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दोज आर गोइंग टू इंटरफेयर विद दीज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म्स, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले ताकि हम उस क्वेश्चन को एड्रेस करें, रिलेटेड क्वेश्चन। ये हार्मोन पेप्टाइड और ये चीजें जो इस तरह इनको इफेक्ट करती हैं, जी। ये आप लोगों ने ये CGMP पाथवे भी याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुआनिलाइल साइक्लेज पाथवे, इसको हम क्या कहते हैं, CGMP पाथवे, और नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे,
अब ये देखो मैंने कहा था ना, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को कोई स्टिमुलस एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ये देखो ये स्टिमुलस है, और इट विल डिपेंड अपॉन विच लाइगेंड इज गोइंग टू अटैक। अगर एसिटाइलकोलिन होगा तो रिलैक्सेशन होगी ब्लड वेसल्स, ठीक है, लेकिन अगर एंजियोटेंसिन 2 होगा तो कंट्रैक्शन होगी। मैकेनिज्म कौन सा होगा, ये वाला, ये जो हमने पहले पढ़ा। तो ये लाइगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी सिया साहब, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जी, इज देयर एनी क्वेश्चन, अदरवाइज मैं आगे सर यहाँ से एक बार बता जी। यहाँ से एक बार बता दें कि जब एंडोथेलिन जो है वो आता है अटैच होता है जीक्यू के साथ, तो ये जो आगे पास एसीएच होता है, ये वाला पॉइंट समझा दें एक बार। एसीएच है, एसीएच का मतलब है एसिटाइलकोलिन, एसी का क्या वो तो मतलब ठीक है सर जी, है, एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आती है तो याद रखो ये वाला पाथवे चलेगा, ये वाला, ओके। सॉरी एक मिनट ये नहीं, जब एसिटाइलकोलिन आएगी तो ये वाला पाथवे चलेगा, ये कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला, याद रखना है। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है हाँ एसिटाइलकोलिन कौन से सिस्टम की न्यूरोट्रांसमीटर, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में ब्लड प्रेशर ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक होना चाहिए, काम कम। देखो, सिंपैथेटिक में बढ़ता है, पैरा में क्या होता है काम, तो जी हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है, समझ ब्लड प्रेशर कम करना है तो ब्लड प्रेशर डायलेट हो, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर डायलेट होना चाहिए। तो ये देखो ये रिस्पॉन्स भी, रिसेप्टर भी, न्यूरोट्रांसमीटर भी, सेल भी, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि एक इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब सिंपैथेटिक सिस्टम के केस में, सिंपैथेटिक सिस्टम के केस में ब्लड वेसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कौन। वहां पे भी जीक्यू सिस्टम है, वहां पे भी कौन सिस्टम है, जीक्यू सिस्टम है, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बदल जाते हैं। कैसे, जब ब्लड वेसल, गौर से सुनो, ये भी अंदर आ जाएगा, जब ब्लड वेसल के ऊपर सिंपैथेटिक, अब मैं एक और रिसेप्टर बनाता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल ये एक और रिसेप्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब नॉरेपिनेफ्रिन लगेगी स्मूथ मसल के ऊपर, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो देखो ये वाला मैकेनिज्म चलेगा, ये जीक्यू सिस्टम ऑन होगा, पीएलसी आईपी3 कैल्शियम, और ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्मूथ, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये वाला मैकेनिज्म चलेगा जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्यों, क्योंकि ये नॉरेपिनेफ्रिन है, और नॉरेपिनेफ्रिन जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपको पता है जब हम फाइट और फ्लाइट में होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, तो ये वाला सिस्टम चलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होनी है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर लो होना है तो एसिटाइलकोलिन से ये वाला पाथवे चलेगा, ये वाला पाथवे नाइट्रिक ऑक्साइड वाला चलेगा। समझ रहे हो बात है यहाँ पे। यस सर। हाँ जी, अब आ जाओ लोकल फैक्टर्स। अब क्या है, लोकल फैक्टर्स, तो लोकल फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी। एक तो ये था कि अगर हमारे पास अगर एक स्मूथ मसल है स्पेसिफिक, उस स्मूथ के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, O2 का लेवल कम हो जाए, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्मूथ मसल था, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो गया। अब पता है जब O2 का लेवल ड्रॉप होता है तो एटीपी बनेगी। आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है, whether ATP will be formed if oxygen level is going to be dropped in a smooth muscle due to any reason, नो सर। no, इसमें एटीपी नहीं बनेगी। यस। इसमें जब एटीपी नहीं बनेगी इसमें एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है, इसमें जब एनर्जी नहीं बनेगी तो एनर्जी किस वजह से आती है, एटीपी से, इसमें एटीपी नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी ये बातें पढ़ चुके हैं, ये देखो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर देखो यार, इस स्लाइड के अंदर हमें पता है यहाँ पे एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। जब एटीपी नहीं है तो स्मूथ मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स। एटीपी नहीं है, जाहिर सी बात है, तो ये रिलैक्स हो जाएगा, यस सर। क्या हो जाएगा, रिलैक्स। और फिर एक फैक्टर नहीं है जो इसको रिलैक्स करेगा, और भी फैक्टर्स हैं। जी। एक और बात, कार्बन। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना तो वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन का लेवल नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को भी बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को। जब आपको पता है, जब सॉरी ये NO2 मैंने लिखी, सॉरी ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको पता है अभी हम नाइट्रिक ऑक्साइड वाला पाथवे पा चुके हैं, जब भी किसी सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये CGMP वाला पाथवे चलेगा, क्योंकि हर सेल के अंदर गुआनालाइल साइक्लेज पड़ा हुआ है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड फौरन से गुआनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट करके इसको क्या करवा देगा, रिलैक्स। किसको एक्टिवेट करेगा, रिलैक्स। गुआनालाइल साइक्लेज, गुआनालाइल साइक्लेज, गुआनालाइल साइक्लेज, तो क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले नाइट्रिक ऑक्साइड वाला पाथवे पढ़ाया ताकि आप लोगों को ये समझने में फिर प्रॉब्लम हो। फिर यही नहीं है यहाँ पे, फिर ये जो ऑक्सीजन का ड्रॉप लेवल है, ये आपके पोटेशियम चैनल को भी ओपन कर देते हैं। क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं। मतलब पोटेशियम चैनल जब ओपन होते हैं तो पोटेशियम सेल से बाहर जाता है, पोटेशियम किधर जाता है, सेल से बाहर, क्यों, क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है। देन देयर विल बी द फिनोमेना ऑफ, क्या होगा जी सीआर साहब दसो जरा, अगर जिसको ना आया ना, हाँ जी क्या यस होगा सर। यहाँ पे, व्हाट विल हैपन हियर, या व्हाट विल पोटेशियम के बाहर हैपन निकलने से जी। सर यहाँ पे होगा हाइपरपोलाइजेशन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाइपर पोलराइजेशन। क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन। पोलाइजेशन। आपको पता है, जब सेल की हाइपर पोलराइजेशन होती है तो इनहिबिट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जी सर। रिलैक्स। रिलैक्स। तो दीज आर द थिंग्स यू पीपल मस्ट नो अबाउट दिस। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था, ठीक है, दूसरा फैक्टर था इंक्रीज CO2 लेवल। अब आप लोगों ने याद रखना है, अगर किसी वजह से सेल के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो ये CO2 कंबाइन होती है वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर, और ये बना देती है कार्बोनिक एसिड H2CO3।
ठीक है, और ये H2CO3 है, ये फिर डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जब हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़ता है ना, तो हाइड्रोजन आयंस जो है ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए से क्या करती है, सेल को रिलैक्स करती है। अब याद रखना आप लोग, इसका मतलब है कि अगर कभी सेल के अंदर पीएच कम हो जाए, जैसे मैंने देखो यहाँ पे आपको समझा रहा था इस स्लाइड के अंदर कि देखो O2 का लेवल कम हो जाए, CO2 के बाद हाइड्रोजन के बाद जाए, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों ने याद रखना, इफेक्ट ये पड़ेगा कि स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे। अगर किसी वजह से सेल की पीएच ड्रॉप हो जाए, हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाए, तो स्मूथ मसल क्या करते हैं, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस स्मूथ मसल आर गोइंग टू बी रिलैक्स्ड। अब मैकेनिज्म सुन लो क्या, एक तो ये हाइड्रोजन आयंस सेल के ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर, किसके ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर होते हैं कैल्शियम चैनल, जिनको हम क्या कहते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल। ठीक है, एल टाइप कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल, ये हाइड्रोजन आयंस उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। दीज कैल्शियम चैनल विल बी ब्लॉक। सो डेफिनेटली आपको पता है, जब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, जब तक कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, रिलैक्सेशन। कैल्शियम ही नहीं है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला, जाहिर सी बात है, क्या होगी, रिलैक्सेशन। क्या होगी, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। हाँ, ये एक मैकेनिज्म है। ठीक, फिर दूसरा, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये उसी तरह ये भी पोटेशियम चैनल को ओपन कर सकते हैं, ये कैन आल्सो ओपन पोटेशियम चैनल एज वेल। और पोटेशियम किधर जाएगा, सॉरी, ये पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम बाहर चला जाएगा सेल के। ठीक हो गया। यहाँ पे बल्कि मैं हाइड्रोजन बड़ा सा करके बनाता हूँ, ताकि हाइड्रोजन के तो काफी जगह पर रोल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये मतलब ये सारे काम कर रहा है, पोटेशियम को जो क्या कहते हैं, चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, ये जो कैल्शियम होता है जो थोड़ा बहुत सेल के अंदर, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले ये करता है कि एल टाइप कैल्शियम चैनल को बंद कर देते हैं, मतलब ये रिलैक्सेशन की तरफ चीजों को लेकर जाता है। एल टाइप कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी हुई है सेल के अंदर, जो कैल्शियम को थोड़ा बहुत इधर मौजूद भी है ना, किधर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, उसको क्या करते हैं, तुम वापस चलो, एक तो एंट्री रोक दी, ऊपर से उसको उसके स्टोर में भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि आपको पता है ना कि सेल के अंदर जहाँ पे कैल्शियम कैलमोडुलिन है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जब हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़ता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दिस इज कैलमोडुलिन प्रोटीन, अगर मैं कहूँ दिस इज कैलमोडुलिन प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ पे आगे कैल्शियम लगता है इस जगह पे, और कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम कैम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़े, तो ये बजाय इसके कि इस कैलमोडुलिन के साथ कैल्शियम लगे, ये हाइड्रोजन आयंस लगना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम की बाइंडिंग साइट जो कि कैलमोडुलिन के साथ होती है, वो बंद हो जाती है, कैल्शियम कैलमोडुलिन के साथ बाइंड नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि जब तक कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। तो ये बड़े मतलब हाइड्रोजन आयंस बड़े तरीकों के जरिए समझना रिलैक्सेशन की तरफ चीजों को लेकर जाते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह अगर सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाए, लैक्टिक एसिड, किसका, लैक्टिक एसिड, तो आपको पता है लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हाइपोक्सिया हो। अभी हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, जब क्या हो, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होता है ना, तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कंपनसेटरी जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। आपको लैक्टिक एसिड क्या करता है, इट इज गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक एसिड और ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन फिर ये वाला तमाशा शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये लोकल फैक्टर्स थे, ये क्या थे, लोकल फैक्टर, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन था, का ड्रॉप लेवल था, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ लेवल था। ठीक है, उसके बाद फिर लैक्टिक एसिड था, उसके बाद फिर क्या था, लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर उसका एक और चीज है, एडिनोसिन, क्या होती है, एडिनोसिन। तो एडिनोसिन भी जो है ना, ये जब एटीपी वगैरह की ब्रेक डाउन होती है ना, तो ये एंड प्रोडक्ट बनती है। क्या बनती है, एंड प्रोडक्ट। एटीपी का लेवल कम होना शुरू हो जाए किसी जगह पे, तो एडिनोसिन बनती है। देखो ये एटीपी जब इसकी ब्रेक डाउन होगी ना, इसमें से फॉस्फेट निकलते जाएंगे, तो क्या बनता है, एडिनोसिन। एडिनोसिन भी क्या करती है, अपने रिसेप्टर्स के थ्रू रिलैक्सेशन करती है। इसके रिसेप्टर वो होते हैं जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करें। ठीक है, इसके एडिनोसिन AD1 रिसेप्टर होते हैं, एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं इसके भी। ठीक है, एडिनोसिन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये भी कब बनती है, जब एटीपी का लेवल कम हो। एडिनोसिन कब बनती है, जब एटीपी का लेवल कम हो। जब एटीपी का लेवल कम होगा, तो एडिनोसिन बनेगी, और एडिनोसिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, वो भी इन्हीं में से कोई रिसेप्टर होते हैं इसके भी, GQ या ये बाकी इसकी तरह के मिलते जुलते। तो ये मतलब सारा मिल मिला के क्रक्स जो है, जो ये है कि जब भी कोई लोकल इफेक्ट में आएगा, जिसमें से जो है ना, वो अगर डिक्रीज हो जाए ऑक्सीजन के लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, लैक्टिक एसिड बढ़ जाए, एडिनोसिन बढ़ जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सेल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब ये सारे काम हो रहे हैं ना, तो ज्यादातर रिलैक्सेशन हो रही है, चीजें रिलैक्स हो रही हैं। ये लोकल फैक्टर्स हैं जो कि स्मूथ मसल के को इफेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। ठीक है,
सारी चीज़ों को कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो सब्सटेंसेस है वो किस तरह इफेक्ट कर रही हैं। एसिटाइलकोलिन होगी, ठीक है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से निकलती है, जीक्यू सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, जी अल्फा क्यू पी एल सी आई पी 3, ठीक है, डैग, इसमें डैग जो पी के सी को एक्टिवेट करता है, ये इसकी फॉस्फोरिलेशन करती है, कैल्शियम की एंटी कैल्शियम कैम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एम एल सी के की फॉस्फोरिलेशन होगी, ठीक है, और ये मार्जिन हेड की फॉस्फोरिलेशन की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। इस तरह अगर जी एस सिस्टम होगा तो ये पी के आगे इसकी फॉस्फोरिलेशन करके इसको इनएक्टिव करता है। ये दोनों याद रखना है आप लोगों ने, पी के ए और पी के जी, पी के ए और पी के जी जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये देखो दिस इज द पी के जी। ये दोनों क्या करते हैं, जब भी ये इनका लेवल बढ़ता है, जब ये एक्टिवेट होते हैं सेल में, स्मूथ मसल के अंदर, तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोराइलेट करके इसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्साइटेड और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन है, ठीक है, ये भी जो है ना वो रिसेप्टर के ऊपर, सेल के ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्मूथ मसल्स।